हाँ, तो फिर अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखेंगे। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोला जाता है कि चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन वहाँ तो फोर्स लग रहा होता है, तो वो फोर्स कहाँ चला जाता है? तो फोर्स वो क्या करता है, यहाँ पे एक अनस्पेसिफाइड फोर्स होता है जो अपोज करता है उस नेट कूलम फोर्स को, जिसकी वजह से हमें चार्ज रेस्ट पे दिखाई देता है। ठीक है। और कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस होता है किसमें, स्पेरिकल चार्ज्ड सेल में, जैसे कि ये देखो। ठीक है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होता है, वहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कह रहा है टॉर्क टॉर्क मतलब अपना टॉर्क ऑसिलेशन करता है और एक टाइम बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेसिपेशन हो जाता है, मतलब एनर्जीज़ जो होती हैं वहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता है, इसकी वजह से एनर्जीज़ ख़त्म हो जाती है और वो पी और ई साथ में आ जाते हैं। और सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि आपके कैपेसिटर में अंदर बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और स्मॉल डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। कह रहा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू इट अपने ही लोकेशन पे इज़ नॉट डिफाइंड। वाई? यहाँ पे आर ज़ीरो हो जाएगा, वी इनफाइनाइट होगा, तो ये तो अनडिफाइंड ही हो गया। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं ए कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। एक कंडक्टर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बच लेता है। लेकिन अगर वही हम इसके अंदर रख दें, क्या रख दें, इसके अंदर चार्ज रख दें इस कैविटी के अंदर, तो क्या होता है, इस कैविटी के अंदर रख दें तो बाहर का एरिया होता है वो आपका वो नहीं बच पाता है, वहाँ पे शील्डिंग नहीं हो पाती। तो वही कह रहा है, इफ़ यू पुट चार्ज इनसाइड द कैविटी एक्सटीरियर ऑफ द कंडक्टर नॉट शील्डेड फ्रॉम द फील्ड बाय द इनसाइड चार्ज, तो वही इनसाइड चार्ज से नहीं शील्ड हो पाता है। यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन सारे ही सरफेस के लिए वैलिड होता है, मतलब चाहे वो खड़बड़ा हो चाहे जैसा हो, वो सबके लिए ही वैलिड होता है। क्या होता है? वैलिड होता है। कह रहा है रियल इमेज हमें स्क्रीन पे तो दिख जाती हैं, लेकिन अगर स्क्रीन को वहीं पे हटा दें तो क्या हमें वहाँ पे दिखेगी, मतलब हमें तो दिखेगी नहीं, लेकिन वो होगी वहाँ पे इमेज, वो वहाँ पे होगी इमेज, तो इमेज वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो वही कह रहा है कि अगर हमें इसको देखना होगा, किस में, एयर में देखना होगा, तो हम उसको लेज़र शो के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। कह रहे इमेज फॉर्म कब करेगा, जो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे क्या होता है कि जो रेज़ होती हैं फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, वो एक ही पॉइंट पे आके सारी रेज़ कंसंट्रेटेड हो, तब जाके वहाँ पे इमेज हमें कहीं ना कहीं मतलब दिखेगी। लेकिन अगर वहीं पे इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हमें इमेज नहीं दिखेगी। थिक लेंस जो होता है वो हमें कलर्ड इमेजेस शो करता है, क्यों? किसकी वजह से? डिस्पर्जन की वजह से, थिक लेंस। और कह रहे सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट और इमेज का बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि बड़ा हमको दिखता है। वो क्यों? क्योंकि जब माइक्रोस्कोप की जो एंगल होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम उसको आँख से देखते हैं। तो ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि देखो, यहाँ पे कह रहा है वेव जो होते हैं एक पॉइंट सोर्स से स्प्रेड करती है सारे डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन जो लाइट होती है वो एक लाइन में जाती है, एक डायरेक्शन में जाती है। और डिफ्रैक्शन कह रहा है, जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना वो क्या डिफाइन करता है, लिमिट ऑफ रे बताता है। क्या बताता है? लिमिट बताता है रे का। और इसी के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश कर पाते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। पोलराइजेशन जो होता है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव शो करते हैं। कौन? ट्रांसवर्स वेव। ये इसमें ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई ये मेटल है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो अंदर मूव करेंगे अपना। अब इसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एडिशनल एनर्जी। कह रहे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, वो उनके पास अलग अलग एनर्जीज होती है। कैसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये 1 है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन लोगों की एनर्जीज जो होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। और यहाँ पे ये ग्राफ देखो, और उसके बाद फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विथ हायर, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है तो उनको तो लेस एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहीं पे अगर कैसी एनर्जी है, लोअर एनर्जी है, तो वहाँ पे हमें हाई एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और कह रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग के लिए अलग अलग होती हैं।
कह रहा ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट यूनिट में हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो हमें पार्टिकल नेचर शो कर रही है। तो वही कह रहे दिस इज़ नॉट क्वाइट द सेम एज सेइंग दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ईच ऑफ एनर्जी h न्यू। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। कह रहा वेवलेंथ ऑफ मैटर, वेव जो होता है वो ये लैम्डा इज इक्वल टू h/p, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस का होता है, लेकिन जो फेजर वेलोसिटी होता है वो सिग्निफिकेंस का नहीं होता है, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी आपके फिजिकल सिग्निफिकेंस उसकी होती है। ठीक है, थॉमसन मॉडल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिकली। और वहीं पे रदरफोर्ड जो अनस्टेबल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। जो सेकेंड पॉस्टुलेट है mvr इज इक्वल टू NH/2π, वो आपका नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल है। L इज इक्वल टू NH/2π, यहाँ पे H की डायमेंशन सेम L की तरह होगा। कह रहा बोर ने हमें एक्सप्लेन किया था कि वो फिक्स शेप होता है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी को उसको वायलेट कर दिया, बट अनसर्टेनिटी ने उसको वायलेट कर दिया। यहाँ पे क्या करा, इसमें देखो कह रहा है कि जैसे बोर मॉडल ने ये बताया था, कुछ भी बताया था, तो फिर उन्होंने क्या कहा, मतलब उन्होंने नहीं, फिर क्वांटम मैकेनिक्स जब आया तो उन्होंने बताया कि शायद बोर ये कहना चाह रहे थे वो ऐसी रीजन बता रहे थे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो। ये कौन बोल रहा था? ये क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहा था। उसके बाद क्या कह रहा है, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स सन प्लैनेट की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की मास ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में देखते हैं तो उन लोगों की कंपेरेबल एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसी वजह से वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड होती हैं। और यही रीज़न है कि बोर मॉडल जो होता है वो प्लैनेट लाइक इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अप्लीकेबल टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड नहीं होते, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होते हैं। फिर कह रहा है जो बोर थे उन्होंने सिर्फ एक क्वांटम नंबर माना था n, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिकल आया तो उसमें L, M, S सब आए। ठीक है, लेकिन जो कूलम पोटेंशियल था जैसे कि हाइड्रोजन में, तो उसमें सिर्फ n था। क्या था? सिर्फ n था। कह रहे क्वांटम मैकेनिक्स जो था वो ज़्यादा ही एक्सेप्टेबल था। बोर मॉडल में कह रहा है, बोर मॉडल में जो जैसे जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा था उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन हो गया। तो कह रहा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बराबर नहीं होती। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना, तो उनके बीच के डिफरेंस, उनके बीच के एनर्जी के डिफरेंस अपॉन h, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो यही बात बोल रहे हैं। कह रहा बोर ने कुछ एक्सपेक्ट में क्लासिकल फिजिक्स माना था, कुछ एक्सपेक्ट में वो मॉडर्न फिजिक्स माना था। डज नॉट प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोजन, मतलब ये पूरी तरीके से ट्रू पिक्चर नहीं बता पाया था सिंपलेस्ट हाइड्रोजनिक एटम का ही। ट्रू पिक्चर जो आया था वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू आया था। फिर जो रीज़न विच मेक बोर मॉडल स्टिल यूज़फुल, क्यों अभी तक वो यूज़फुल है, कुछ रीजंस हैं। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने तीन पोस्टुलेट माने थे, लेकिन और वो जो तीन पोस्टुलेट थे वो सारे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में वैलिड थे। ठीक है, वो सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कहीं ना कहीं वो सारी लोगों की फीचर्स थे। दूसरा था कि मॉडल इनकॉर्पोरेट्स मेनी ऑफ द कंसेप्ट, और मॉडल ने उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स मतलब इनकॉर्पोरेट मतलब रखे थे क्लासिकल फिज़िक्स के। और तीसरा ये कि उनके प्रेडिक्शन जो थे वो काफ़ी सही थे, लेकिन अप्रोच काफ़ी गलत थी। कभी कभी होता है ना हम लोग की क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेथड होता है वो रॉन्ग होता है। तो वही प्रेडिक्शन इनका सही था, लेकिन अप्रोच इनका रॉन्ग था। फिर ये लास्ट है, फिर जहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं, अलग इनकी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन वहाँ पे सेम स्पीड होता है। और किस में डिफ़र करता है वो मोड ऑफ इंटरेक्शन, किस मोड से वो इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ, उसमें भी डिफ़र करता है। तो कह रहा है जो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो किससे को रिलेटेड होता है, वो उनके सिस्टम साइज ऑफ सिस्टम से को रिलेटेड होता है। तो याद रखना वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलेट विद द साइज ऑफ द सिस्टम।
वहीं पे गामा रेडिएशन जो कि 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 लैम्डा उनका होता है, ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। वहीं एक्सरे की बात करें तो वो हैवी एटम से एमिट होते हैं, और रेडियो वेव जो होते हैं वो बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय सर्किट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कह रहा है एक ट्रांसमिटिंग एंटीना कैन मोस्ट सिग्निफिकेंटली एफिशिएंटली रेडिएट वेव, वो तभी अच्छे से रेडिएट वेव कर पाएगा जब उनकी वेवलेंथ जो होगी वो सेम होगी मतलब एंटीना से सेम होगी, तब जाके वो अच्छे से रेडिएशन शो कर पाएगा। कह रहा जो विजिबल रेडिएशन होती है एमिटेड बाय एटम, हाउएवर बहुत ही लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ देन एटॉमिक साइज। जाहिर सी बात है विजिबल रेडिएशन ये इतनी वैल्यू होती है, वहीं एटॉमिक साइज की इतनी वैल्यू होती है, तो ये तो बड़ी होगी वैल्यू विजिबल रेडिएशन की एटॉमिक साइज से, वही कह रहा है। और फिर कह रहा है इंफ्रारेड वेव जो होती है उनके पास लोअर फ्रीक्वेंसी होती है दैन विजिबल, ये तो पता है। इसी वजह से क्या होता है वो वाइब्रेशन पूरे सिस्टम पूरे होल एटम का करता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का नहीं करता, पूरे एटम का करता है। इसी वजह से वाइब्रेशन इंक्रीज़ करता है और आपकी आयनाइजेशन क्या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है, वहीं टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है, वहाँ पे हीट वेव प्रोड्यूस होता है। और ये लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कह रहा है सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी जो होती है आइस की हमारे, वो कोइंसाइड करती है किससे, सेंटर ऑफ वेवलेंथ के सन से। इसी वजह से ह्यूमंस जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव विज़न दिखाते हैं। यही इसका रीज़न एसोसिएशन रीज़न की तरह बन सकता है।